हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। याद करिए, मैंने आपसे आत्मकथा लिखने को बोला था कि आप लिख पाएंगे अपनी आत्मकथा और सोचेंगे क्या लिखूं क्या नहीं। ऐसा ही कुछ आपके ही पाठ के, आपकी किताब हिंदी के क्षितिज के पाठ 3 में आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद जी ने भी सोचा था कि लिखूं या नहीं, और उन्होंने साफ कहा था नहीं लिखना है मुझे, और मैंने आपसे साफ कहा था कि इसका अभ्यास मैं लेकर आऊंगी। तो अभ्यास का वीडियो आ चुका है, आप देखिएगा। हम इसका करेंगे आत्मकथा का अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा जो कि महापुरुषों की बहुत लिखी हुई है, और मैं अपने आत्मकथा लिखकर हास्यास्पद अर्थात हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता, और मेरे जीवन में लिखने के लायक या फिर लिखने योग्य कुछ भी नहीं है। कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन की ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। वह अच्छी तरह से जानता है कि अभावों से भरी जिंदगी की यदि आत्मकथा लिखी जाएगी तो वो उपहास ही होगा, इसलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कर अपना उपहास नहीं कराना चाहता। कवि यह मानता है या कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन सुप्त पीड़ाओं को पुनः जीवित कर स्वयं को पीड़ित करना है, अतः वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो वह अपने जीवन को बिल्कुल ही खाली मानता है। अपने जीवन में कहता है ऐसा कुछ भी मैंने उपलब्धि नहीं प्राप्त की है कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए। और दूसरा, वो मानता है कि आत्मकथा यदि मैं लिखूंगा तो मैं हंसी का पात्र बनूंगा, जो कि मैं नहीं बनना चाहता। यह भी कवि मानता है कि आत्मकथा लिखने का तात्पर्य सोई हुई व्यथाओं को पुनः जीवित करना और मन को व्यथित एवं दुखी करना, इसीलिए वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। अगला प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि कहता है कि मेरी सारी व्यथाएं, मेरी विडंबनाएं सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, और अभी उन्हें जागृत करना मैं चाहता भी नहीं हूं, और उन्हें जागृत करने का समय नहीं आया है। मैं अपनी व्यथा को अभी नहीं लिख सकता। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है। कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि मन में दबी हुई व्यथाओं को, संकटों को, दुखों को उजागर नहीं करना चाहता। अपनी छोटी सी कथा को बड़ा आकार देने में वह असमर्थ है। अभी उसकी पीड़ा हृदय में दबी हुई है। उसका जीवन दुखों और अभावों से पूर्ण है, यादगार है, जिन्हें वो याद कर दुखी नहीं होना चाहता। तो सीधा सी बात यह है कि कवि अपनी दबी हुई भावनाओं को उजागर नहीं करना चाहता। कवि अपने दबे हुए दुख को व्यक्त नहीं करना चाहता। अपने दबे हुए सुप्त अवस्था में सोए हुए दुखों को उजागर करके फिर से दुखी नहीं होना चाहता, और अपने जीवन के बारे में वह नहीं लिखना चाहता। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि कहता है कि मेरी जो यादें हैं, पत्नी के साथ मेरी जो यादें हैं, मेरे जीवन की जो अच्छी यादें हैं, वो मेरे जीवन के रास्ता काटने के लिए, मेरे जीवन का पथ काटने के लिए पाथेय बनी हुई हैं, अर्थात मेरे साथ वो राहगीर बनी हुई हैं, और मेरा रास्ता उन्हीं यादों के साथ कटेगा। कवि अपने बीते हुए कष्टों के थपेड़ों से आहत है, निराश है। उसकी स्थिति थके हुए उस पथिक की तरह है जिसके आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो जाता है, किंतु जीना चाहता है और पाथेय का उपभोग कर उत्साहित होता है। कवि के जीवन का आधार मात्र स्मृतियां हैं, अच्छी यादें हैं, जिन्हें वो संजोए रखना चाहता है। निराशामय स्थितियों से निकलने के लिए स्मृतियां ही उसकी पाथेय हैं। तो कवि का जीवन निराशा से भरा हुआ है, व्यथाओं से, दुखों से भरा हुआ है, और वह उस राहगीर के समान है जो थक कर चूर हो चुका है और जो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता, रास्ता पूर्ण नहीं करना चाहता। किंतु लेखक के जीवन में कुछ स्मृति हैं, कुछ अच्छी यादें हैं जो उसके जीवन को काटने में राहगीर का काम कर रही हैं, उसके साथ चल रही हैं, और उन्हीं यादों को वो एक सजो कर रखे हुए हो जो पाथेय का काम कर रही हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वो कह रहा है कि ऐसा सुख मुझे कहाँ प्राप्त हुआ। मुझे गले लगाना था, लेकिन मुझे गले लगाने का, आलिंगन करने का सुख ही प्राप्त नहीं हुआ। वो मेरा स्वप्न केवल स्वप्न ही रह गया। वो सुख मेरे नसीब में था ही नहीं, मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं। कवि ने अपने जीवन की अनुभूति को स्पष्ट किया है कि सुख उसके जीवन के लिए प्रवंचना मात्र बनकर रह गया। सुख की कल्पना करते करते वह स्वप्न मात्र बनकर रह गया। केवल स्वप्न की झांकी दिखाकर चला गया। कब आया कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। इस तरह कवि स्वप्न में ही सुख का अनुभव करता है, और आंख खुलते ही वह स्वप्न भी उससे दूर हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। तो वह कह रहा है जिसके सुंदर कपोल, जिसके सुंदर गाल, जो ऐसा लगता है कि सुबह छा गई हो, ऐसे कपोलों की जो छाया में मैं रह ही नहीं पाया।
तो वहाँ पर अपनी पत्नी के स्वरूप का वर्णन करते हैं, अपनी प्रेयसी की मधुर स्मृतियों में थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं और अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं उसके गालों की रक्तिम आभा उषा काल में उदित होने वाले सूर्य की अरुणिमा के समान सुंदर थी, जिसकी छाया में उषा भी अनुराग से भर जाती थी। तो वो अपनी प्रेयसी को याद करते हुए कहते हैं कि उसके कपोल, रक्तिम कपोल, उसके लाल गाल ऐसे थे जैसे सुबह में सूर्य की किरण, और सुबह में सुबह की सूर्य की किरण उसकी भी उस लालिमा से अनुराग से भर जाती थी। अगला है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए थे जहां जीवन में सुख छाया था, कुछ ऐसी रातें थी जहां पर मैं हंसा था, जहां मेरी प्रसन्नता से पूर्ण थी, लेकिन मैं उसके बारे में भी लोगों को क्यों बताऊं, उन अच्छी बातों के बारे में भी मैं क्यों बताऊं। उक्त कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रेयसी के साथ उसने समय व्यतीत किया था, जो अतीत बन गया था, वर्तमान में उसका आभास मात्र केवल वो याद कर पाता है। इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उसके लिए कठिन है। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों के मधुर स्मरण को याद करता है, मधुर बातों को याद करता है, खिलखिलाता था, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना वो उचित नहीं समझता। वो अपनी प्रेयसी को याद करके उन चांदनी रातों को याद करता है जब उसके साथ बैठकर वो बातें किया करता था, लेकिन वो मीठी यादों को वो खुद में संजो कर रखना चाहता है। उसे वो किसी पन्ने पर किसी सबके सामने लिखकर उजागर करना उचित नहीं समझता है। अगला है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए कि ऐसी किस प्रकार की इसकी क्या विशेषताएं रही हैं जो आपने ये कविता पढ़ी है। तो इसमें खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है, आत्मकथ्य में तत्सम शब्दों की वर्षा है जो भावों के अनुकूल है। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। असंख्य, प्रवंचना, अनंत, ये क्या है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। गंभीर, खड़ी बोली का तत्सम शब्दों का प्रयोग है। दूसरा है, कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आप घनी। यहाँ मधुप जो है वो मन का प्रतीक है, मुरझाकर गिरती हुई पंक्ति अर्थात जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है। और है अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वो कविता में व्यक्त किया है कि कैसे उसने अपनी प्रेयसी की सुंदरता के रूप में व्यक्त किया है। सुंदरता की जीवंत प्रतिमा थी, ऐसी अनुपम सुंदर प्रेयसी स्वप्न में आलिंगन का आभास कराकर दूर हो जाती है, क्षणिक मुस्कुराकर जीवन में सुख बिखेर कर दूर हो जाती है। उसकी सुख की कल्पना अधूरी रह गई। सुख प्राप्त करने के लिए छटपटाता हुआ कभी गोपनीय नहीं रख सका और आत्मकथ्य कविता में वो इस प्रकार फूट पड़ी कि जिसके अरुण कपोलों को मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पर उन्होंने जो पंक्ति है सुख का स्वप्न, उसमें उन्होंने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है और उस सुंदरता का वर्णन करते हुए वो इतना जो स्वप्न में आई और आलिंगन का स्वप्न दिखाकर दूर हो गई, वहां पर वो किसी भी जो ना चाह कर भी उनके उन यादों के साथ ये पंक्तियां फूट पड़ी, जो पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगला है, रचना अभिव्यक्ति से इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से क्या वहां दिख रहा है। तो आत्मकथ्य में कवि ने उन चित्रों को भी चित्रित करने का साहस दिखाया है जहां वह असफल रहे हैं। निसंकोच अपनी दुर्बलताओं और अभावों के उन क्षणों को भी उन्होंने व्यक्त किया है, लेकिन उन क्षणों को दिखाकर वो लोगों से बचना चाहते हैं। कवि ने बातों बातों में सहजता से कह दिया कि मैं आत्मीयता जो हमारे आपसी लोग हैं उनसे मैं ठगा गया हूँ, उनसे मुझे परेशानियां हुई हैं, मेरे जीवन से रस लेकर स्वयं को जो रसान्वित करने की इच्छा रखते हैं, मेरे जीवन की बातों के बारे में जानकर जो प्रसन्न होना चाहते हैं, जो हंसना चाहते हैं, इस तरह कवि ने अपने जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है। उसके वह इनकी ईमानदारी और साहस का प्रतीक। उन्होंने अपने बताया कि मेरा जीवन विरक्त है, मेरा जीवन कमियों से भरा हुआ है, मेरे जीवन में दुख है और मैं अपने लोगों से ठगा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहता। मैं लोगों को अपने जीवन से आनंद प्राप्त तो नहीं कराना चाहता। ये उनका साहस है बताने का। और यहाँ पर रचना अभिव्यक्ति से अगला प्रश्न है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। तो किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ने का आपका मन कर रहा है।
तो मैं ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगा जिन्होंने संघर्ष करते हुए जीवन में कुछ प्राप्त किया, ऊंचाइयों को छुआ। ऐसे व्यक्ति की आत्मकथा हमें प्रेरणा देती है, निराशाओं में आशा बनाए रखने में जो सहायक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जीवन गाथा हमें प्रेरणा देती है। मैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगा, जो अति साधारण परिवार में से संबंध रखते हुए भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच गए थे। तो ऐसे लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने में मुझे आनंद प्राप्त होगा, जहां निराशा से आशा की ओर जो पहुंचे थे, निराशा से आशा की तरफ जिन्होंने अपना कदम बढ़ाया था, जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की गए थे, कम जीवन में जिनके पास कम उपलब्धियां थी, उसके बाद भी उन्होंने उच्च श्रेणी, उच्च शिखर को प्राप्त किया था। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, इसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली हलदार की बेबी हलदार की आत्मकथा आलो अंधारी बहुतों के द्वारा सराही गई है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में इसमें कुछ लिखिए। और क्या लिखना था ये देखिए, यहाँ लिखा नहीं गया है कारण ये है कि वहां पर आपको स्वयं ही उनके बारे में ये आपके लिए होमवर्क है कि आपके लिए जानकारी उपलब्ध करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है, जैसे आप पिछली स्लाइड में एक बार मैं आपको ले जाऊं तो उन्होंने कहा है कि आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिए। आपको जैसे आलो अंधारी ने, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े पद पर हैं, आप कोई महापुरुष हैं, आपने कुछ अच्छा कार्य किया, आपने कुछ अच्छा लिखा इसलिए आप आत्मकथा लिख सकते हैं। जी नहीं, आप अपनी आत्मकथा स्वयं लिखकर अपनी रख सकते हैं। तो ये आपके लिए है कि अभी तक के जीवन में आपने क्या अचीव किया, क्या अच्छा क्या बुरा, ये आप लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें हमारी लिखावट, हमारी रचनात्मक शैली, ये सब कुछ हमारे प्रकट होते हैं। हमारी भाषा शैली, हम किस तरीके से लिख पाएंगे, कितना शब्द भंडार है, तो ये आपके लिए है, आप स्वयं लिखेंगे। क्योंकि आपकी आत्मकथा मैं नहीं लिख सकती। मेरे सामने कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी आत्मकथा मैं कैसे लिख पाऊंगी। मैं स्वयं की आत्मकथा लिख सकती हूँ, पर किसी और की नहीं। तो ये सारा हम लोगों के लिए है कि हम अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखें। तो जैसा कि आप स्लाइड पिछले वाली ये देख ही चुके थे कि यहाँ पर हमारा आत्मकथा का पाठ पूर्ण हुआ और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। मुझे लग रहा है और उम्मीद है कि आपको भी पढ़ने में मजा आया होगा, क्योंकि लेखक ने पूरे साहस के साथ अपने जीवन की वृत्तियों के बारे में बताया है, जीवन में जो कमियां थी उनके बारे में बताया है। और यहाँ पर पाठ पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम जब इतना पाठ हुआ, हमने पाठ पढ़ा, अभ्यास को समझा, तो अगला पाठ भी जल्दी आएगा आपके सामने, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समय रहते बहुत कुछ पढ़ लें, इसलिए पेपर की तैयारी के लिए आप पूर्णतः तैयार भी हो जाएं। तो अगले पाठ का इंतजार बनाए रखिए और स्टेप अप एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।